नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना ये था कि आज उनको दिल्ली के चुनाव की जो डेट्स हैं उसकी घोषणा करनी थी। 5 फरवरी को चुनाव है और 8 तारीख को काउंटिंग है, उसको लेकर उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन घोषणा के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज्यादातर हिस्सा आज उन्होंने डाउट्स को क्लियर किया। जितने भी डाउट्स थे ईवीएम की हैकिंग को लेकर, उसके अलावा उन्होंने वोटर टर्नआउट के बारे में बात किया, वोटर लिस्ट में जो डिलीशंस हो रहे हैं उनके बारे में बात किया। उन तमाम चीजों को बात करके क्लैरिफाई करके उनका ये कहना था कि ये सारे झूठ के गुब्बारे ना उड़ाए जाएं। और अगर किसी के मन में शक है तो शक का इलाज किसी भी हकीम के पास नहीं है। राजीव कुमार की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, क्योंकि अब फरवरी में वो रिटायर हो जाएंगे। और उनसे रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को डिटॉक्सिफाई करूंगा और 4-5 महीने के लिए मैं एक हिमालय जाऊंगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा दान दक्षिणा करूंगा। ये सारी बातें उन्होंने करी थी। लेकिन आज जिस तरीके से ईवीएम की हैकिंग को लेकर और किस तरह से चुनाव के नियमों को जो बदला गया है उसके बारे में बात कर वोटर लिस्ट डिलीशंस के बारे में बात करके, और उन्होंने सब चीज को झूठा ठहरा दिया। तो क्या आज उन्होंने एक बार पूरे देश को फिर से भ्रमित किया है? ये पहला सवाल है। क्या आज राजीव कुमार ने एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या की है? और तीसरा सवाल कि क्या आज राजीव कुमार ने मोदी जी को यह बता दिया कि जाते जाते भी हम दिल्ली का चुनाव आपके लिए हम एक तश्तरी में परोस कर लेकर जाएंगे ताकि आप बीजेपी ताकि दिल्ली का चुनाव जीत जाए। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा जुड़ रहे हैं। और महमूद प्राचा ने जितने भी जो सच्चाई हमारे जो देश के चुनावी प्रक्रिया की है उसको सामने रखा है, उसको उजागर किया है। महमूद, आज जिस तरीके से आपका स्वागत है बहुत बहुत। राजीव कुमार ने हर चीज के बारे में बोला कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, वोटर टर्नआउट डेटा को लेकर गलत भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में कोई डिलीशन पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसको तथ्यों के साथ बता रहे हैं। साथ में उनसे एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा, जो आप ही के पिटिशन का एक ऑर्डर था सीसीटीवी फुटेज को लेकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी होगी जो वोटर्स पोलिंग बूथ के अंदर आते हैं, इसलिए हम सीसीटीवी फुटेज शेयर नहीं करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या आज राजीव कुमार ने एक बार फिर से लोगों को भ्रमित किया है, देश को गुमराह करने का काम किया है? जी। देखिए, ये काम में वो सक्सेसफुल हो रहे थे बहुत दिन से, क्योंकि जो लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज को लड़नी थी वो उतनी मजबूती से नहीं लड़ पा रही थी। उसकी वजह मैं बार बार बता चुका हूं, उनके अंदर वो स्लीपर सेल्स हैं, जो ट्रोजन हॉर्स हैं। ईवीएम के अंदर तो हो ही सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी ट्रोजन हॉर्सेस हैं। तो ये उसकी वजह से ये लोगों को कुछ समय तक दिग्भ्रमित करने में कामयाब हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे करके इनकी सच्चाई एकदम खुल के सामने आ रही है। और जब वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का हमारा ऑर्डर आ गया और उसके बाद सरकार को कानूनी बदलना पड़ा, तो उससे तो लोगों को एकदम 100% श्योरिटी हो गई कि छुपाता कौन है, जो डिस्क्लोजर 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 नहीं करना चाहता। और चुनाव आयोग तो बोलता है हमारी सबसे बड़ा जो थंब रूल है, गोल्डन रूल है या बुनियाद है निष्पक्ष चुनाव कराने की, वो डिस्क्लोजर 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 है। अब हाईकोर्ट कह रही है कि आप डिस्क्लोजर करो, वीडियोग्राफी दो, और वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। लेकिन वो अपने ही जाल में खुद ही फंसते जाएंगे। मैंने आपके पहले इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी कि ये जो ऑर्डर सरकार ने निकाला है, इससे उसको और भी ज्यादा नुकसान होगा। वो छुपा नहीं पाएंगे, बल्कि और भी ज्यादा उन्हें देना पड़ेगा। तो आज जो उन्होंने पहले 33 मिनट में जो उन्होंने वादा किया था अपने शुरू में कि मैं 92-3 यानी कि मेरी जजमेंट के बाद जो सरकार ने कानून में तब्दीली की है, बदला है, उसके बारे में भी बोलूंगा। लेकिन वो पहले 33 मिनट में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोलेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ही वो आ गया, तो वो मजबूर होकर उन्हें बोलना पड़ा। और उन्होंने बोला क्या कि हम एक चीज नहीं देंगे बस, कि उसके लिए निजता जाती है। जो अब मैं उस पर डिबेट में नहीं जा रहा कि जिस सरकार ने देश का सारा डेटा ही, और उसके लिए अब पूरा कानून में अब लाए जब सब सारा डेटा दे चुके हैं, जो चाहे कोविड वायरस के टाइम में हो, देश का सारा डेटा, देश की जनता का सारा ज्यादातर डेटा ये सरकार कॉम्प्रोमाइज करा चुकी है। तो अब इन्हें निजता का बड़ा ख्याल आ गया। तो मैंने उसका जवाब यही देना चाहता हूं मैं कि ठीक है, हमें सीसीटीवी फुटेज जो
बूथ के अंदर की है वो नहीं दीजिए, वो हम कानून से लड़ाई लड़के अगर हमें कानूनी हमारा हक बनता होगा तो ले लेंगे। अब इन्होंने ये कहा है उसके अलावा हम सब देने को तैयार है, तो वो सारा दे दीजिए मुझे, उसके बाद मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। उसके बाद जनता देखेगी क्या चुनाव आयुक्त ने ईमानदारी के साथ कानून के हिसाब से कराए हैं या कानून की धज्जियां उड़ा के कराए, क्या उस एफिडेविट के हिसाब से कराए जो मेरी पिटीशन में दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया था और जो सुप्रीम कोर्ट में जो एडीआर की पिटीशन में फाइल किया था एफिडेविट, उसकी धज्जियां उड़ा के कराएं या उसके हिसाब से कराएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग की सच्चाई, अगर कुछ सच्चाई है वो साबित हो जाएगी, और अगर सारा झूठ है या ज्यादातर झूठ है या कुछ भी झूठ है तो वो भी नजर आ जाएगा। फिर हम एक दूसरे की बातों पे क्यों भरोसा करें, अपनी आंखों से देख लेना। वो एक कहावत भी है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष ही हो जाएगा सब कुछ, आंखों से देखेंगे लोग सब ईमानदारी और बेईमानी का खेल। नहीं, तो लेकिन वो हमें आज वो जो शायरी के अंदाज में महमूद वो जब कह रहे थे कि जवाब तो बनता है, कल रहूं या ना रहूं लेकिन जवाब तो बनता है, और जवाब जिस तरीके से उन्होंने दिया हर चीज का कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, वोटर टर्नआउट में कोई गड़बड़ी नहीं है, वोटर लिस्ट में कोई डिलीशंस नहीं है, क्या कहेंगे आज उनके इस वक्तव्य पर? देखिए, ये सब उन्होंने एक हकीम लुकमान का हवाला दिया और मोदी जी और अमित शाह जी और मोहन भागवत जी उनसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हकीम लुकमान को का ये एग्जाम्पल दिया कि ये तो हकीम लुकमान के पास भी शक का इलाज नहीं था और चरक साहब का नहीं लिया। तो एक तो जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो इस बात से उनसे नाराज हो जाएंगे कि सबसे बड़ा आप जो इलाज करने वाला डॉक्टर मान रहे हो वो आप हकीम लुकमान, वो मुसलमान को मान रहे हो, तो ये तो एक उनसे बड़ी गलती हो गई। दूसरी गलती ये है कि हकीम लुकमान साहब जो है ना, वो दिमाग से लेके और पैरों तक सबका इलाज कर सकते थे। शक का इलाज होता है, वो भारत के संविधान में ही लिखा है, आर्टिकल 51 कैपिटल ए में। साइंस, कोई भी शक होता है आदमी को, देश दुनिया में ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी शक हुए इंसान को उन्होंने साइंस से दूर किया। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है या इसके उल्टा है, साइंस से प्रूव हुआ। तो ये सब चीजें साइंस से प्रूव होती हैं, और हम भी तो यही कह रहे हैं कि साइंस से शक दूर होते हैं। साइंस क्या है कि आपने जो वीडियोग्राफी कराई है कानूनी रूप से, वो कानूनी रूप से सबको दिखाने दो, सारे शक दूर हो जाएंगे। अब ये शक पैदा कौन कर रहा है? वो व्यक्ति जो छुपा रहा है या वो व्यक्ति जो ये कहता है, जो चुनाव आयोग हर जगह बोलते हैं, जबानी जमा खर्च बोलते हैं उसे, जबानी डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। मैं कह रहा हूं डिस्क्लोजर 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 करो, डिस्क्लोजर करो, डिस्क्लोजर करो। चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं? मोदी जी के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आ गई है कि डिस्क्लोजर नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। तो कौन ईमानदार कौन चोर है? वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हो गया। तो अब ये बात है, लेकिन ये अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं अब, और कितने भी झूठ बोल लें वो ये बचेंगे नहीं। लेकिन इनका सबसे बड़ा हथियार जो है, जो ये बार बार जिस पे रिलाय कर रहे हैं, वो है जो पॉलिटिकल पार्टीज का ढुलमुल रवैया है इनके खिलाफ। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा उठाया गया कि वोटर लिस्ट में तब्दीली हुई है। मैं ये कहता हूं कि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ईवीएम, क्योंकि अगर ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोक भी ली गई तो ईवीएम के माध्यम से वो गड़बड़ी फिर की जा सकती है। लेकिन अगर ईवीएम समाप्त हो गया तो उसके बाद हम दूसरी गड़बड़ियां जो होती हैं चुनाव में, उसका भी हम ध्यान दे सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग के ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं वो हर एक बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में है। जैसे मुझे बड़ी हैरानी हुई कांग्रेस पार्टी की, खड़गे जी ने ये अनाउंस किया था कि हम ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के फेवर में एक राहुल गांधी जी लीड करेंगे एक मार्च। लेकिन जो ट्रोजन हॉर्सेस जयराम रमेश जी और जो वेणुगोपाल जी जैसे हैं, उन्होंने वर्किंग कमेटी में ये फैसला ही नहीं होने दिया। अगर हुआ भी होगा फैसला तो पब्लिक डोमेन में जो अनाउंसमेंट की है कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट ने, उसमें कहीं भी ईवीएम का जिक्र नहीं है। चुनाव की निष्पक्षता के ऊपर आ गए, मतलब वही कुछ भी बात कर लो। देवेंद्र फडणवीस साहब मेरा नाम लेके अपनी पहली स्पीच में एज चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि महमूद प्राचा को हटा दो, उसी तरीके से ईवीएम को हटा दो। आप दुनिया भर के कोई इल्जाम बीजेपी आरएसएस के ऊपर लगा दो, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव तो वो फिर भी जीतेंगे, पब्लिक वोट ना दे तब भी जीतेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वोटर लिस्ट में हेराफेरी का, चुनाव से पहले उठाया। लेकिन उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी, उनको लिखनी चाहिए, उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो कानूनी कार्रवाई हमने तो कम से कम कर दी, जिस प्रकार से हमने ईवीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यानी कि पुलिस कंप्लेंट की है और कोर्ट के माध्यम से
अब हम उसमें एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। उसी प्रकार से हमने ये वोटर लिस्ट में जो फ्रॉड किया है चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, उसके लिए भी हमने एक कंप्लेंट तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कर दी है, और आज हमने उसका केस भी फाइल कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अमित शाह जी की जो अमित शाही पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो उस पर खुद तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। हमने उस कोर्ट के माध्यम से वो कार्रवाई भी करानी शुरू कर दी है, ताकि उन भ्रष्ट अधिकारियों को पता रहे कि वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून उन्हें पकड़ेगा और जेल में भिजवाएगा अगर वो इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि यानी कि चुनाव में करेंगे। और जहां तक राजीव कुमार जी ने हिमालय जाने का कहा है, उसके लिए मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग अपने गुनाहों को धोने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए हिमालय और दूसरी ऐसी पवित्र जगहों पे जाते हैं। राजीव कुमार जी को भी अगर ऐसा लगता है कि उनके पाप इतने ज्यादा हैं कि वो हिमालय ही जाके धोने की चेष्टा करेंगे, तो उनको मुबारक हो, उनको जाना चाहिए। लेकिन भारत का संविधान भी है, भारत का कानून भी है, जो उन्होंने अपराध किए हैं, अगर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, और लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ सकता है। तो हिमालय जाके पाप नहीं धुलेंगे, पाप तो उन्हें अदालत में ही धोने पड़ेंगे अपने। भारत के संविधान के तहत जो प्रक्रिया है, जो कानून के तहत प्रक्रिया है, उसी से उनके पाप धुलेंगे या वो उसकी सजा भुगतेंगे, उसके लिए वो तैयार हैं, ऐसा मेरा कहना है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं बात कि उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे भी धमकी दी है कि हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं, मैं तो बार बार कहता हूं आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि हमें अपना केस साबित करने में और आसानी हो जाए। आप करें या ना करें, हम तो, क्योंकि आपने, हमें ऐसा लगता है और हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि आपने ये अपराध किए हैं भारत के संविधान के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ, तो हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे ही आपके खिलाफ। नहीं, लेकिन आज आपको क्यों लगता है कि जिन जिन मुद्दों पर राजीव कुमार इतने महीनों से चुपचाप बैठे हुए थे, आज आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आकर क्लैरिफिकेशंस दे दिए? क्या राजीव कुमार किसी दबाव में थे, आपको लगता है? क्या कारण हो सकता है उनके आज क्लैरिफिकेशन देने का? नहीं, राजीव कुमार जी एकदम निष्पक्ष हैं। वो कोई दबाव में नहीं थे कि दिल्ली के चुनाव की घोषणा बाकी सभी चुनाव की तरह वो तब करें जब नरेंद्र मोदी जी अपनी कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुके हों, उसके 1-2 दिन बाद ही बाकी सारे काम होते हैं। ये एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, हमेशा ऐसा ही इत्तेफाक होता है। तो वो बिल्कुल भी मोदी जी से कोई सांठ गांठ करके नहीं काम कर रहे, पर ये प्रतीत तो होता है ना, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो नरेंद्र मोदी जी, अगर वो 2 दिन पहले कर देते तो शायद नरेंद्र मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं दिल्ली के लिए और वो चाबियां जो बांटी उन्होंने कुछ मुट्ठी भर लोगों को, वो नहीं बांट पाते शायद, पर ऐसा तो हुआ नहीं। तो तब शायद उनको विदुड़ी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम का फेस है दिल्ली चुनाव में, वो भाषा जो बोली उन्होंने, एक आतिशी जी की मदर के बारे में, फादर के बारे में नहीं बोली है वो, अगर देखा जाए तो, और प्रियंका गांधी जी के बारे में, शायद वो अभी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई होती। तो वो भी उन्होंने नहीं की, मौका दिया पहले बोलने का, ऐसा लोगों को शक जाता है। तो वो तो निष्पक्ष हैं ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत, जैसे मैंने बोला आपको, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो आरएसएस के और बीजेपी के ट्रोजन हॉर्सेस हैं, वो है। लेकिन वो उन्हें कब तक बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, हम जैसे लोग कितनी मजबूती से कार्रवाई कर रहे हैं, और जनता का जो विश्वास है पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा जो सिविल सोसाइटी है, हम लोग हैं, देवासायन साहब हैं, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, प्रभाकर परकला साहब हैं, राजू पुरलेकर जी हैं, जस्टिस कोलसे पाटिल हैं, उनके ऊपर ज्यादा बन रहा है। तो अब उन्हें डर तो सता रहा है ना, कानून का डर तो होता ही है। हर जो व्यक्ति कानून तोड़ता है उसको कहीं ना कहीं तो डर होता है, तो वो अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शेर के माध्यम से मैं उन्हें जवाब दूं तो आज उनके साथ और भी बुरा हो गया, क्योंकि आज ऐसा हो गया कि जैसे वो कहते हैं ना कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो बहुत सारे जो उनके आस्तीन पे खून के धब्बे हैं भारत की डेमोक्रेसी की हत्या करने के ईवीएम के माध्यम से, वो आज उन्होंने अपने मुंह से ही बयान कर दिए। उन्होंने मान लिया आज, और ये सबसे बड़ा लहू का निशान होगा उनके आस्तीन पे कि मैं सब वीडियोग्राफी, सब मटेरियल देने को तैयार हूं, सिर्फ बूथ का नहीं दूंगा। तो दे दें बाकी सब, बूथ का हमने जैसे शुरू में ही कहा, हमें आप अभी ये नहीं कह रहे हैं कि राजीव कुमार ने क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान की हत्या की है, इस वजह से उनके शर्ट की आस्तीन के ऊपर आप कह रहे हैं कि खून के धब्बे हैं।
ये एक शेर के माध्यम से, जैसे उनको शेर पढ़ने का बहुत शौक है ना, कुरैशी जी सिखाते हैं उन्हें शेर व शायरी, तो अब इस शेर का मतलब भी वो उन्हें कुरैशी जी से ही समझना चाहिए, लेकिन दर्शकों को तो आता ही होगा, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है कि ये फिगरेटिवली स्पीकिंग बात है। उन्होंने क्योंकि डेमोक्रेसी की इतनी बड़ी हत्या की है, ऐसा हम लोगों का इल्जाम है उनके ऊपर, तो उसके निशान वो हर जगह छोड़ के जाते हैं। जो भी वो बोलते हैं, जैसे उन्होंने वोटर्स की जो परसेंटेज बढ़ती है, उस जो प्यारेलाल गर्ग साहब इतनी रिसर्च करके हमें हर इलेक्शन के बाद बताते हैं, तो उसके बारे में भी उनकी एक तरीके से आस्तीन पे खून मिल गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पहले दिन की एक्सप्लेनेशन दी है और फॉर्म 16 का जिक्र किया है कि ये उसके डिटेल्स हम नहीं दे सकते, निजता का हनन हो जाएगा, वोटर्स की हम डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन वो वही लहू के निशान नजर आ गए ना, क्योंकि फॉर्म 16 में उन्हीं के हिसाब से तो नंबर्स भी होते हैं ना वोटर्स के, वो तो नंबर्स ही होते हैं, और फॉर्म 16 से ही पता लग जाते हैं नंबर्स। जैसे ही रात शाम को हर एक पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज होता है ना, पोलिंग जो रिटर्निंग जो सॉरी पोलिंग ऑफिसर होता है जो, तो उसको कितने वोट पड़े हैं, जब वो फॉर्म 17 सी तैयार करता है तो उसमें नंबर ऑफ वोट्स लिखता है, वो रात तक पता लग ही जाते हैं, चुनाव आयोग के कहने के मुताबिक भी पता लग जाते हैं, तो अगले दिन के बाद तो फ्रीज हो जाते हैं ना नंबर्स। तो पहले तो वो नंबर नहीं बताते, परसेंटेज बताते हैं। जो परसेंटेज है वो नंबर से डिराइव किया जाता है, उसका डेरिवेटिव है, लेकिन वो नंबर बताते नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव बताते हैं। तो फिर उनकी चोरी पकड़ी गई, आज झूठ बोलते हुए पकड़े गए वो। और फिर हम प्यारेलाल गर्ग साहब ने तो वो दिया है ना कि अगले दिन तक तो सबका पता लग जाता है ना, उसके 4 दिन बाद कैसे 4-4, 5-5, 6-6, 8-8% बढ़ जाते हैं, उसका वो कोई जवाब नहीं दे पाए, तो फिर पकड़े गए वो। तो झूठ के पैर नहीं होते, इसीलिए एक कहावत है ना, झूठ के पैर नहीं होते, तो इसलिए वो पकड़े ही जाते हैं। जैसे भी जो भी जितने भी झूठ बोलेंगे वो उतना ही ज्यादा अपने ही जाल में फंसते जाएंगे, इसलिए उन्हें झूठ छोड़ के जनता के सामने पूरी तरीके से अपने गुनाहों को कबूल कर लेना चाहिए, और वो गुनाह आज नहीं तो कल सामने आने ही है वीडियो के माध्यम से। लेकिन महमूद, आपने तो उनके सारे अपराधों का एक-एक पाई-पाई का हिसाब आपके पास है कि उन्होंने क्या-क्या अपराध किए हैं, पूरी उसकी फेहरिस्त आपके पास है। अगर मैं आपसे कॉमन मैन के लिए पूछूं और उनकी जानकारी के लिए कि अगर इनको सजा होगी तो राजीव कुमार को क्या सजा होगी? देखिए, इतने सारे चुनाव में गड़बड़ी करने का अगर ये भी मान लें कि 6-6 महीने भी सजा होती है, तो मतलब बहुत सारे सालों की सजा होगी, मतलब उनको कई एक तरीके से 100 साल से भी ज्यादा की सजा हो सकती है, अगर इंडिविजुअली ये केस सब क्यूमुलेटिवली इकट्ठे किए जाएंगे। ये मेरा मानना है कि अगर एक केस में 6 महीने की भी सजा होती है, तब भी सैकड़ों इनकी कन्विक्शन होनी है। और ये देखिए, कन्विक्शन कैसे होनी है, मेरी बात नहीं, मैं तो आपके सामने उनके 10 अपराध गिनवा दूंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात नहीं माने, बिल्कुल ना माने मेरी बात, अपनी आंखों से सबूत देखे ना, वीडियोग्राफी में, सीसीटीवी फुटेज में, इनके खुद के कागजों में देखे ना गुनाह, या तो ये उसमें से एकदम पाक साफ होके निकलेंगे, जैसा ये बताते हैं कि कोई गड़बड़ी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी बताते हैं ना, जैसे कि कोई आया नहीं गया नहीं, झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। मैं तो ये भी नहीं कह रहा है झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं सब देख लें अपनी आंखों से, कोई तो गूगल अब मैप में नहीं जा रहा है। महमूद, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिस तरीके से उन्होंने डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश किया है, अंत में आज क्या कहा जाए राजीव कुमार के बारे में? क्या आज उन्होंने क्या साबित किया है पूरे देश के सामने? और डाउट्स क्रिएट कर दिए। आज भी सिर्फ रिटरिक, सिर्फ ये जजमेंट वो जजमेंट, ये नहीं बताया कि जजमेंट हमने एक तरीके से झूठे एफिडेविट फाइल करके जजमेंट आई है। वो जजमेंट क्या है कि इतना मजबूत जो रोबस्ट प्रोटोकॉल है वो है, तो गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर वो रोबस्ट प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं किया, मतलब किताब में ये लिखा है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, तो किताब में लिखा ही है ना, मगर आपने झूठ बोला या नहीं बोला वो वीडियो में नजर आएगा। बिल्कुल, इतनी सी बात है बस। तो आज वो और अपने ही जाल में फंस गए, उन्होंने और शक पैदा कर ली है, और खास तौर पे 92-3 का जो जवाब उन्होंने दिया है ना, वो तो उनको और भी ज्यादा फंसा देगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग।